हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में। हम कुछ ऐसी चीज़ों पर बात करेंगे जो कि न्यूज़ चैनल्स पर नहीं दिखाई जाती या फिर छुपा दी जाती है। एंड उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि इंडियन पॉलिटिक्स अच्छी है या बुरी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गवर्नमेंट के कुछ डिसीजंस की वजह से इंडिया की इकोनॉमी लगातार नीचे जा रही है। गवर्नमेंट कैसे हमारे लाखों करोड़ों रुपए यूज कर रही है सिर्फ इलेक्शंस में अपने वोट बढ़ाने के लिए। गवर्नमेंट जो हमसे इतना टैक्स लेती है आखिर वो जा कहाँ रहा है, और कैसे हमारा न्यूज चैनल, सोशल मीडिया और मूवीज के थ्रू ब्रेन वॉश किया जा रहा है एंड कंसिस्टेंटली हेट स्प्रेड की जा रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट के कुछ ऐसे डिसीजंस की जिनकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी पर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है, बट फिर भी हमारी गवर्नमेंट ने हमसे ये बात छुपाई एंड उन चीज़ों के स्टैट्स को मैनिपुलेट करके हमारे सामने रखा ताकि हमें लगे कि इनका इफेक्ट इंडिया के लिए पॉजिटिव था। एंड ऐसा दिखाया गया जैसे इन डिसीजंस ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी हो, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी। हमें ऐसा बताया गया था कि देश में जितनी भी ब्लैक मनी है वो सारी डीमोनेटाइजेशन के थ्रू खत्म हो जाएगी। कहा जा रहा था कि अराउंड 30% कैश हमारे देश में ब्लैक मनी है, और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अराउंड 30% कैश बैंक्स में वापस नहीं आएगा, क्योंकि अगर कोई ब्लैक मनी बैंक में डिपॉजिट करने आता है तो उसका पास्ट रिकॉर्ड देखकर पता लगा लिया जाएगा कि ये ब्लैक मनी है एंड उसे पकड़ लिया जाएगा। बट रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आरबीआई के अकॉर्डिंग 99.3% डीमोनेटाइज करेंसी बैंक्स में वापस आ चुकी है, एंड जो बची हुई 0.07% करेंसी है उसे भी हम ब्लैक मनी में कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया की बहुत सारी पुरानी करेंसी नेपाल में रखी हुई है एंड ना जाने कितना अमाउंट तो मंदिरों के डोनेशन बॉक्स में भी पड़ा है जिन्हें अभी तक गवर्नमेंट ने एक्सचेंज नहीं किया है। एंड बहुत सारे पैसे उन गाँव के लोगों के पास हैं जो वो अभी तक एक्सचेंज नहीं करा पाए। तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि डीमोनेटाइजेशन का ब्लैक मनी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है। और साथ में ये भी बोला जा रहा था कि डीमोनेटाइजेशन के थ्रू फेक करेंसी मतलब कि नकली नोटों की तादाद भी कम हो जाएगी, पर ऐसा भी हमें कुछ देखने को नहीं मिला। डीमोनेटाइजेशन के कुछ टाइम बाद ही 11 करोड़ रुपए की नई फेक करेंसी पकड़ी गई। और अगर डीमोनेटाइजेशन के कुछ और नेगेटिव पॉइंट्स देखें तो वो कुछ ये थे कि नोटबंदी के 1 महीने के अंदर अंदर 15 लाख लोगों की जॉब चली गई एंड इंडिया की इकोनॉमी 2.2% से नीचे गिर गई थी, जिसे बहुत ही ज्यादा अच्छे से डॉक्टर मनमोहन सिंह और वर्ल्ड बैंक के सीईओ ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। और इसी बीच इंडिया को 1.28 लाख करोड़ का लॉस भी हुआ था और 21 करोड़ रुपए लगे थे नए नोट्स को प्रिंट करवाने में। अब ये सब पैसे जो लॉस में गए ये गवर्नमेंट के पास कहाँ से आए? हाँ, ये सब आम आदमी के टैक्स से जमा किए हुए पैसे थे। डीमोनेटाइजेशन से इंडिया को बहुत भारी अमाउंट में लॉस हुआ था एंड जो लोग इसके अगेंस्ट थे उन्हें क्रिटिसाइज किया गया। ये तो होगी नोटबंदी की बात। अब आते हैं वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू पे, दी स्टैचू ऑफ यूनिटी। मेरे हिसाब से इस स्टैचू को बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस था, जो कि है पॉलिटिक्स, बिकॉज और कोई बेनिफिट मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इस स्टैचू से हुआ है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी 3000 करोड़ रुपीज, जो कि बहुत ज्यादा है और ना जाने कितने साल तो इसे रिकवर करने में ही निकल जाएंगे। ऊपर से स्टैचू की मेंटेनेंस का खर्चा अलग होगा। अगर हम स्टैचू ऑफ यूनिटी की रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखें तो वो भी बहुत कम है। एक साल में इस स्टैचू ने 80 करोड़ रुपए कमाए, जो कि इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 2.7% होता है। एंड ये कितना कम है ये बात हर एक इन्वेस्टर बहुत अच्छे से जानता है। इंडिया का इन्फ्लेशन रेट ही अराउंड 5.5% है, तो अगर इसे हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सिर्फ एक फेलियर है। बिकॉज अगर हम अपने पैसे एक सेविंग अकाउंट में भी रखें तब भी इससे कहीं ज्यादा रिटर्न हमें मिल जाएगा। अब कुछ अंधभक्त आकर बोलेंगे कि जब दूसरे देशों ने अपने बड़े बड़े स्टैचूज बनवाए तब तो किसी ने आवाज नहीं उठाई, तो अब क्यों उठा रहे हो? भाई देखो, ये जितने भी फॉरेन कंट्रीज में बड़े बड़े और फेमस स्टैचूज है ना, उन्हें बनाने के लिए किसी भी गवर्नमेंट ने टैक्स के थ्रू कलेक्ट किया हुआ पैसा यूज नहीं किया है। वो स्टैचूज या तो टेम्पल्स की डोनेशन से बनाए गए हैं या फिर किसी ट्रस्ट के दिए हुए फंड से। बट हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी जिन पैसों को यूज करके बनाया गया है वो पैसे उस पर्पस के लिए कलेक्ट नहीं किए गए थे। पर बातें सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं होती। न जाने ऐसी कितनी चीजें जो हम नजरअंदाज कर देते हैं या फिर करवा दी जाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब चीजों के बावजूद भी लोग क्यों आंखें बंद करके अंधभक्तों की तरह इनके पीछे रहते हैं? कोई अगर आवाज उठाता है तो ये लोग अपने इलॉजिकल सवालों से उसे दबा देते हैं। सोचा है कभी? ये सब पॉसिबल हो पा रहा है इंटरनेट की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से। वेल, सोशल मीडिया इज प्रीटी पावरफुल थिंग। ये बात मैं नहीं, खुद डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं। हम सब जानते हैं कि सोशल मीडिया कितना बड़ा फैक्टर रहा है डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन जीतने में। बट जिस लेवल पे इंडिया में इसका यूज किया जा रहा है ये बहुत ही ज्यादा गलत है। सोशल मीडिया इंडिया में किस तरीके से यूज हो रहा है उसे देखने से पहले थोड़ा सा सोशल मीडिया और इंटरनेट के बारे में समझते हैं।
हम एज ए ह्यूमन इंटरनेट को कैसे परसीव करते हैं, उस नेचर को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंटरनेट का असली विजन बताऊंगा एंड देन बताऊंगा कि कैसे हमने इंटरनेट को गलत तरीके से कंज्यूम किया है। एंड जब उन सब पॉइंट्स को मैं वीडियो के रियल टॉपिक से कनेक्ट करूंगा तो आपको समझ आएगा कि कैसे इंटरनेट के थ्रू हमें यूज किया जा रहा है एंड इसी से हमें आगे की वीडियो समझने में हेल्प मिलेगी। आज जो डेफिनेशन है इंटरनेट की वो सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब है। इंटरनेट पे क्या चल रहा है, इसका मतलब है सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। पर जब इंटरनेट आया था तो उसकी डेफिनेशन अलग थी और विजन भी बहुत अलग था। इंटरनेट एक पॉसिबल वे था इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का। इंटरनेट से पहले केबल टीवी हुआ करते थे एंड उनके कंपैरेटिवली इंटरनेट एक अनलिमिटेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था। इन फ्रंट ऑफ टेलीविजन वी पैसिवली कंज्यूम इंफॉर्मेशन, बट ऑन द इंटरनेट वी विल एक्टिवली सीक इंफॉर्मेशन। इंटरनेट यही विजन लेके आया था, बट अब ऐसा कुछ नहीं है। आज हम जब भी इंटरनेट पे जाते हैं तो क्या हम एक्टिवली इंफॉर्मेशन सीक करने जाते हैं? नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम तो बस हम पैसिवली स्क्रॉल करने जाते हैं, वो भी अपने खाली टाइम में जब हम बोर हो रहे होते हैं। बेसिकली हम इंटरनेट का यूज करते हैं अपनी बोरिंग लाइफ की भरपाई करने के लिए, और इसीलिए आज इंटरनेट पे भी हम वही कर रहे हैं जिसके लिए कभी हमने टेलीविजन को गलत कहा था, पैसिवली सीक इंफॉर्मेशन। बट ये एक ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन बीइंग्स आर पैसिव क्रिएचर्स बिकॉज हमारा इवोल्यूशन ही इस वजह से हुआ है। वी ऑल लिव इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड इस सोसाइटी में हम अपने ज्यादातर काम के लिए दूसरों की स्किल्स पर डिपेंड करते हैं। कोई डॉक्टर है तो कोई डिजाइनर है और कोई इंजीनियर है। हमसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए हमें खुद डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है। अगर बीमार हो तो कौन सी मेडिसिन लेनी है ये डॉक्टर डिसाइड करेगा, एटसेट्रा। एंड यही कोऑपरेशन हमारी डेवलपमेंट का रीजन भी है। बट यहीं से हम एक पैसिव क्रिएचर बनते चले जाते हैं। यही पैसिव नेचर ने हमारे इंटरनेट को भी इन्फ्लुएंस किया है, और जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ता गया हमने इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन सीख करने की बजाय इंटरनेट से रिकमेंडेशंस लेना शुरू कर दिया। मोस्ट ऑफ द टाइम हम बस स्क्रॉल करते हैं एंड स्क्रॉल करते टाइम 90% इन्फॉर्मेशन रिकमेंडेड होती है जिसे हम पैसिवली कंज्यूम करते हैं, जो कंटेंट हमें चाहिए भी नहीं था। इंटरनेट का एल्गोरिदम हमारी पास्ट एक्टिविटीज को इंस्पेक्ट करके हमें वो कंटेंट सजेस्ट करता है। अगर रिकमेंडेशंस ना हो तो मैक्सिमम हम आधा घंटा या 1 घंटा ही ब्राउजिंग करेंगे, बट बिकॉज ऑफ रिकमेंडेशंस एंड सजेशंस हम कई घंटे इंटरनेट पे लगे रहते हैं। इंटरनेट पे इतनी सारी चीजें हैं कि सबको देखना पॉसिबल नहीं है, तो हमें बस वही दिखता है जो हमारे पर्सपेक्टिव में सही है। ये प्रॉब्लम है, बट एक इंडिविजुअल लेवल पे। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपने पसंद की चीजें देखते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब कोई वीडियो या पोस्ट किसी पॉलिटिकल व्यू को शेयर करती है एंड आप उस पर क्लिक करते हो तो यहाँ से चीजें बिगड़नी शुरू हो जाती है। बिकॉज जब आप उस वीडियो पर क्लिक करते हो तो आप सिर्फ उस वीडियो को देख ही नहीं रहे होते हो, बल्कि उस वीडियो के लिए वोट भी कर रहे होते हो। इंटरनेट के एल्गोरिदम से कह रहे होते हो कि मुझे और कंटेंट दिखाओ इस वीडियो से रिलेटेड, एंड फाइनली उस वीडियो पे क्लिक करने से आपको उस जैसी और वीडियोस रिकमेंड होती है। आप उन पे क्लिक करते हो और भी होती है, और आप उन्हें और भी देखते हो, और एक टाइम पर आपकी फीड पर बस उसी व्यू पॉइंट से रिलेटेड वीडियोस रह जाती हैं। कोई अपोजिंग व्यू नहीं होता आपके होम पेज पे, और कोई ऐसी वीडियो नहीं आती जो आपके व्यू पॉइंट को अपोज करे, और अगर होगी भी तो इतनी कम होगी कि इसे इजीली इग्नोर किया जा सकता है। ये जो सब मैंने आपको बताया, इसका पॉइंट क्या है? वो ये है कि अब जब भी हम इंटरनेट पे जाते हैं तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि क्या सच है क्या नहीं। हमें फर्क पड़ता है कि हमारा बिलीफ क्या है। अगर सामने वाला बंदा हमारे बिलीफ के अकॉर्डिंग बात कर रहा है तो वो सही है, बट अगर हमारे अपोजिट में है तो चाहे वो सही क्यों ना बोल रहा हो, बट उसकी बातें हमें फालतू ही लगती है। हमें देखना होगा कि आजकल जो हमारा व्यू पॉइंट डेवलप हो रहा है वो कैसे डेवलप हो रहा है, सोच के समझ के विचार करके, या फिर बस सामने वाले की बातों से इन्फ्लुएंस होके। हमें किसी भी चीज पे अपना पर्सपेक्टिव ऑनलाइन मिलता है, बट ऑनलाइन हमें बस वही मिलता है जो हम देखना चाहते हैं, ना कि जो हमें देखना चाहिए। इसलिए किसी भी इशू पे हमें बस अपना ही एंगल दिखता है, सिर्फ अपनी ही बातें पता होती हैं। एंड अगर हम बार बार वही ओपिनियन देखें जिस पे हम बिलीव करते हैं तो चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, हमें लगने लगता है कि वही सही है और सिर्फ हम ही सही हैं। बाकी जो भी अलग ओपिनियंस हैं वो गलत हैं, तो उन्हें सुनने का भी कोई फायदा नहीं है। और इसी चीज का पूरा फायदा आज हमारी गवर्नमेंट उठा रही है। इंडिया की टॉप 20 ट्रेंडिंग न्यूज वेबसाइट्स, जिन पे लगभग 3 से 3.5 करोड़ विजिटर्स डेली आते हैं, उस पर वो फेक न्यूज डालते हैं, लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए आर्टिकल्स लिखते हैं और सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग करते हैं। ये बात खुद उनके IT सेल के मेंबर से पता चली है। मैं इनकी एक वेबसाइट भी आपको बता देता हूँ जो कि है newstrends.news। ये अभी भी एलेक्सा की टॉप 20 वेबसाइट्स में आती है, और ताकि लोगों को ना पता चले इसलिए ये इन वेबसाइट्स पर न्यूज को ट्विस्ट करके डालते हैं और फिर व्हाट्सएप पे शेयर करवाते हैं।
एंड गाइज अगर फेसबुक की बात करूं तो आप बिलीव नहीं करोगे, 20-20 मिलियन लाइक्स वाले पेज के थ्रू अपना प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। एक इनका फेसबुक पेज है नेशन विद नमो के नाम से। उस पेज ने इलेक्शंस के टाइम पे 1 करोड़ से ज्यादा रुपए की एड्स लगाई थी एंड उन एड्स का पर्पस था लोगों का ब्रेन वॉश करना। एंड ये सारा डेटा फेसबुक पे पब्लिकली अवेलेबल होता है। तो आप खुद सोचो, जो भी इंसान इनकी पोस्ट या वीडियो पर क्लिक करेगा तो इन सबसे रिलेटेड उसे कितने ज्यादा रिकमेंडेशंस आ जाएंगे। एंड जितना बड़ा इनका नेटवर्क है, ना जाने इनके जाल में कितने लोग फंसे हुए हैं। ये अपने जाल में फंसाकर लोगों का एक ऐसा पर्सपेक्टिव क्रिएट कर देते हैं जिसके बाद उन्हें बस इन्हीं की बातें सही लगती है और फिर ऐसे लोग बनते चले जाते हैं अंधभक्त और फिर बाकी का बचा हुआ काम ये अंधभक्त कर देते हैं। क्या आप लोगों ने कभी इनसे या खुद से सवाल नहीं किया कि इनका हर पॉइंट, हर डिस्कशन घूम फिर के हिंदू मुस्लिम पे क्यों आ जाता है? इलेक्शन होने से जस्ट पहले हमेशा हिंदू खतरे में क्यों आ जाता है? ये सब वोट लेने के तरीके हैं। पहले ब्रेन वॉश करके खुद प्रॉब्लम क्रिएट करो, फिर उसे सोल्व करके मसीहा बन जाओ और वोट ले जाओ। ये न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया और वेबसाइट्स पे कंसिस्टेंटली हेट फैलाए जा रहे हैं और किसी को भी ये चीज़ें समझ ही नहीं आ रही हैं। जो इनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं उन्हें इनके IT सेल और अंधभक्तों के द्वारा दबा दिया जाता है। लोगों को सच सुनने से ज़्यादा ये सुनने में मज़ा आता है कि लोकस्ट अटैक मतलब टिड्डे इंडिया में पाकिस्तान ने भेजे थे। इससे बड़ी बकवास मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सुनी। पर हमारी गवर्नमेंट की एक बात तो माननी पड़ेगी, इन्होंने क्रिमिनल्स बहुत कम कर दिए हैं अपनी पार्टी में शामिल करवा के। गाइस हमें चीज़ों को समझना होगा। हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, एक बार उसकी अपोजिट साइड के फैक्ट्स को कंसीडर करके देखना होगा कि क्या हम सही कर रहे हैं। कई बार पॉलिटिक्स के चक्कर में, अपने आप को सही प्रूव करने के चक्कर में हम अपने रिलेशंस भी खराब कर लेते हैं। फ्रेंडशिप खत्म हो जाती है कि मैं इस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, वो उस पार्टी को सपोर्ट करता है, मैं लेफ्टिस्ट हूँ, वो राइटिस्ट है, एटसेट्रा एटसेट्रा। भाई देखो, इन सब चीज़ों से कहीं ज़्यादा ऊपर ना तुम्हारे रिलेशंस हैं। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा फ्रेंड या तुम्हारा भाई या तुम्हारा कोई भी रिलेटिव तुम्हारे इस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव के अगेंस्ट है, तो जब तक तुम्हें लगता है कि तुम इसे सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, तब तक उसे डिस्कस मत करो। या फिर भी डिस्कस करते हुए तुम्हें लग रहा है कि चीज़ें बिगड़ती जा रही है, तो उस टॉपिक को वहीं रोक दो। क्योंकि जिन लोगों के लिए तुम लड़ रहे हो ना, उन्होंने तुम्हारे बुरे टाइम में तुम्हारा कभी साथ नहीं दिया, पर जिनसे लड़ रहे हो उन्होंने ज़रूर दिया है। अगर किसी बात को प्रूव करने के लिए रिलेशंस खराब कर लिए, तो मेरा तो यही कहना होगा कि एक छोटा सा रिलेशन तो सही से चल नहीं रहा और देश को सही चलाने की बात कर रहे हो। सो गाइस, दिस इज इन्वेस्टर पोर्ट। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा काम पसंद आया होगा एंड अगर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और वीडियो में जो पॉइंट्स मैंने रखे हैं, अगर आपको वो वैलिड लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। एंड डेली अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।